जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे पालो और जो पा लिया उसे पसंद कर लो। मैं राज चौधरी अभिराज कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज लेके आया हूं बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन का नाम आप सामने हेडिंग लगी हुई है, स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन, गति से संबंधित सवाल, गति से संबंधित वो सवाल जो रेशियो में पूछे जाते हैं। और रेशियो, ये सवाल देखिए देखने में आपको बहुत लेंथी लगते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नैनो सेकंड के होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे फास्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है ना। कुत्ता खरगोश का पीछा कर सकता है ना। चोर सिपाही, सिपाही चोर का पीछा कर सकता है, लड़का लड़की का पीछा कर सकता है, कोई भी आदमी किसी का भी पीछा कर सकता है। तो पीछा करने वाली बात ये नहीं कि यहाँ पर एग्जाम में कुत्ते के साथ खरगोश ही आएगा, है ना। सिपाही के साथ चोर आ सकता है, लड़के के साथ लड़की आ सकती है, और भी चीजें आ सकती है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। मतलब वो आगे पीछे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और एक आपका खरगोश है, मतलब जिसको आप बोलते हो रैबिट। ये लो जी रैबिट, स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना। और एक आपका है डॉग, ये लो जी डॉग। दो कैंडिडेट है, ठीक है। कैंडिडेट 2 की जगह 3 भी हो सकते, कोई इशू नहीं है ना। कैंडिडेट 2 की जगह 3 भी हो सकते हैं। तो दोनों मेथड बताऊंगा। अगर 2 कैंडिडेट है तो कैसे सोल्व करना है, 2 से ज्यादा कैंडिडेट है तो कैसे सोल्व करना है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है, पहले मैं यहां लिखता हूं टोटल जंप। टोटल जंप मतलब रनिंग के अंदर टोटल कितने जंप लगाता है। पहला देखो, खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, मतलब खरगोश लगाता है टोटल में, हारे या जीते 7 ही छलांग लगाएगा। और कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। डॉग कितना लगाता है भाई, 6। मतलब पूरी रनिंग के अंदर रैबिट 7 और डॉग 6, ये टोटल जंप हो गई। अच्छा, आगे क्या बात कह रहा है, आगे वाली चीज यहां कॉन्सेप्ट यहां क्लियर कर रहा हूं आपका। यदि खरगोश द्वारा 6 छलांग में लगाई गई दूरी, ठीक है ना। छलांग मतलब भाई जंप, ठीक है ना। खरगोश मतलब रैबिट द्वारा कितने छलांग में जी, 6 छलांग में लगाई गई दूरी किसके बराबर है, कुत्ते द्वारा 5 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। कुत्ते द्वारा 5 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। खरगोश द्वारा 6 छलांग में लगाई गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में लगाई गई दूरी के बराबर है। तो देखिए यहां से क्या करना है, रैबिट अपॉन डॉग, रेशियो निकाल सकते हैं क्योंकि ये चीज इसके नीचे आएगी, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इसके सामने रैबिट और इसके सामने डॉग, तो रैबिट की वैल्यू तो इधर मिलेगी, याद रखना 5, है ना, और डॉग की वैल्यू इधर 6। तो यहां से पता लग गया कि भैया रैबिट जो है वो तो है 5 और डॉग जो है वो कितना है जी, 6। अच्छा, ये जो चीज है ये अनुपात में है, देखो 5/6, 5/6 का मतलब क्या है, 5:6। और भैया ध्यान रखना 5:6 मतलब रेशियो की वैल्यू है, रेशियो दे रखा है ना। अनुपात का क्या मतलब, मैं कहूं राम और श्याम दोनों के मनी का, दोनों के धन का जो रेशियो है वो 5:6 है। मतलब वो 5 रुपए कमा रहा है, वो 6 रुपए कमा रहा है, यही मतलब हुआ इसका, है ना, यही मतलब हुआ। लेकिन राम अकेला 5 रुपए कमा रहा है, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 2 जने मिलके, ये रेशियो की वैल्यू और आप कहोगे 2 जने मिलके 5 कमा रहे हैं, 2 जने मिलके 6 कमा रहे, नहीं। रेशियो हमेशा सिंगल की वैल्यू होती है। या तो ये राम एक आदमी की होगी, ठीक है, एक कट्टा बोरी होगी, एक कट्टा गेहूं होगा, कुछ भी होगा, मतलब एक की वैल्यू होगी। तो एक की वैल्यू होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस की बात थी, खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, डिस्टेंस की बात थी। तो इसको मैं लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच स्टेप, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच स्टेप। ये चीज देखो, ये तो है टोटल जंप भाई। इस रनिंग के अंदर रैपिड जो है 7 जंप लगाता है और डॉग जो है 6 जंप लगाता है। लेकिन ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच स्टेप, एक छलांग में तय की दूरी। एक छलांग में चलता है 5, लेकिन एक तो लगाता नहीं है, कितने लगाता है, 7। एक छलांग में 5 तो 7 छलांग में कितना जी, 35, ठीक है। अब डॉग की बात करें, एक छलांग में 6, लेकिन एक छलांग थोड़ी लगाता है, 6 लगाता है। तो एक छलांग में 6 तो 6 छलांग में कितना, 36। सवाल का आंसर हो जाएगा 35:36। अब आपके दिमाग में एक बड़ा डाउट आपके सामने आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा होगा कि सर इसमें तो गति का अनुपात पूछा था, लेकिन आपने तो ये डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस निकाला है ना। तो डिस्टेंस को आप स्पीड क्यों बोल रहे हो, डिस्टेंस को स्पीड ये बोल रहा हूं। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ये होता है डिस्टेंस का।
इस क्वेश्चन में ये देखो कि कहीं भी पूरे सवाल में क्या टाइम का जिक्र किया है? नहीं, टाइम का जिक्र तो नहीं किया ना। अगर टाइम का जिक्र नहीं किया तो टाइम यहाँ कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियत है, मतलब ये फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो इसको काउंट नहीं करूंगा, जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या मान लूंगा? स्पीड। तो था तो ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस था ये, है ना, क्योंकि एक छलांग में 5 लगाता है तो 7 छलांग में कितने किलोमीटर जाएगा? 35। एक छलांग में 6, तो 6 छलांग में कितना जाएगा? 36। तो ये था तो डिस्टेंस का, लेकिन इसी डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया? स्पीड। ठीक है ना, इसको आप डिस्टेंस का रेशियो भी कहोगे और इसी को आप स्पीड का रेशियो भी कहोगे। ठीक है, अगर यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझने वाली बात है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये तो तब लगेगा जब कैंडिडेट 2 होंगे, है ना। अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट हो तो क्या अप्रोच लगानी, इसी क्वेश्चन की बिहेवियर पे समझाता हूं। देखो आप क्या करो, इनका एलसीएम लो। दूसरा तरीका आएगा तो सेम यही, लेकिन दूसरा तरीका देखो, 6 और 5 का लघुत्तम कितना है? 30। और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो आप इसको बोलोगे जी टोटल डिस्टेंस है। ये क्या है? टोटल डिस्टेंस। क्या ये रियली में टोटल डिस्टेंस? नहीं, रियली में नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो 30 में 6 का भाग लगाओगे यहाँ 5, 30 में 5 का भाग लगाओगे यहाँ 6, तो ये जो आ गया यहाँ पे जो आएगा वो हमेशा 1 की वैल्यू आएगी। या तो आप बोलोगे रैबिट द्वारा 1 घंटे में किया हुआ काम, या रैबिट द्वारा 1 घंटे में लगाई गई छलांग, है ना, या रैबिट के एक स्टेप पे लगाई गई छलांग। तो रैबिट का कितना आ गया यहाँ से? 5, और डॉग का कितना यहाँ से डॉग का कितना आ गया? 6। ठीक है, तो ये 5 और ये 6। अगर 3 कैंडिडेट होते तो ऐसी चीज एक और लिख देता। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, मजा आ रहा है। अब चलता हूं इसी पैटर्न पे, बस थोड़ा सा चेंजमेंट होगा इसी पैटर्न के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए सवाल नंबर 2। कुछ भी फर्क नहीं, इतना सा फर्क है जी, वहां खरगोश और कुत्ता था, यहाँ चोर और सिपाही है। ठीक है, चोर और सिपाही, देखो एक सिपाही चोर का पीछा करता है, यदि चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिंपल सी बात है, यहां मानूंगा मैं पुलिसमैन, और यहां मानूंगा जी मैं थीप, चोर। क्लियर? और यहां वही आपका टोटल जंप, ध्यान से देखना, टोटल जंप। चोर के 10 कदम, ये लो जी चोर के 10 कदम, सिपाही के 8 कदम, ये लो जी सिपाही के 8 कदम। इस रेस में पुलिसमैन 8 कदम और थीफ 10 कदम चलता है। आगे कह रहा है सिपाही के, देखो यहां इसको सोल्व कर रहे हैं, सिपाही पुलिसमैन की कितने कदम है जी? 5। पुलिसमैन के 5 कदम द्वारा तय की गई दूरी चोर के 7 कदमों, थीफ के 7 कदमों के बराबर है। ये डिस्टेंस था। क्लियर? तो यहां से पुलिस डिवाइडेड बाय थीफ, पुलिस की वैल्यू कितनी है? 7, थीप की वैल्यू कितनी है? 5। ये चीज आ गई, मतलब प्लस 7 और थीप 5, ये 7 और ये 5। ये लो जी फटाफट आंसर बन जाएगा। ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच स्टेप। एक स्टेप में लगाई गई छलांग, एक स्टेप में अगर वो 7 किलोमीटर जाता है तो एक स्टेप तो लगा ही नहीं। कितने जंप लगाए हैं? 8। एक जंप में 7 किलोमीटर तो 8 जंप में 56 किलोमीटर। ठीक, एक जंप में 5 किलोमीटर तो 10 जंप में कितना किलोमीटर? 50। क्लियर? चलो अब 2 से कैंसिल करते हैं, कितना? 28 बार। 2 से कैंसिल करेंगे कितना? 25 बार। सवाल का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 28/25। बहुत सेशन में पढ़ाने में और आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। क्लियर है चीज? अब इसी के बिहेव पे मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर, देखो सवाल नंबर 3, ध्यान से देखो। जो आपको इतना जहरीला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डर गए होंगे ना देख के। इस आप 1 2 3 4 5 लाइनें और क्या से क्या लिख रखा है। इसमें कैंडिडेट 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा। ठीक, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल। ठीक है ना? कैंडिडेट कौन कौन से देखें। मैन द्वारा 2 कदमों में लगने वाला समय, मैन एक तो आपका है मैन। टाइगर के 3 कदमों, एक आपका टाइगर है, ये लो जी टाइगर।
शेर, टाइगर। ठीक है, आगे क्या है, लोइन के 4 कदम, लोइन। डियर, हिरण हो गया। ठीक है, 4 व्यक्ति, एक मैन है, एक टाइगर है, एक लोइन है और एक डियर। अब देखो, मैन द्वारा 2 कदमों में लगने वाला समय, मैन के 2 कदम, टाइगर के 3 कदमों, टाइगर के 3 कदम, लोइन के 4 कदम, लोइन के 4 कदम, तथा डियर के 5 कदम, डियर के 5 कदम के लगने वाले समय के बराबर है। यहां तक का सिस्टम खत्म हो गया। ठीक, अब यहां से देखो, यदि मैन के 3 कदमों में, अब इधर कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैन के कितने कदम है जी, मैन के हैं 3 कदम, 3 कदमों में लगने, 3 कदमों में तय की गई दूरी टाइगर के 4 कदम, टाइगर के कितने कदम जी, 4 कदमों के बराबर है। ठीक है, के बराबर है। तथा शेर के 5 कदम, लोइन के कितने कदम है जी, 5 कदम, डियर के 6 कदम, डियर के 6 कदम इसके बराबर है। राइट, ये डिस्टेंस की बात है कि भाई मैन के 3 कदमों में तय की गई दूरी टाइगर के 4 कदमों के बराबर है, लोइन के 5 कदमों के बराबर है और डियर की 6 कदमों के बराबर है। मैंने क्या बताया था, अगर ये 2 होते तो आप क्या करते, टाइगर को 3 मान लेते और मैन को 4 मान लेते, लेकिन अब 2 से ज्यादा है तो फंडा एलसीएम वाला लगेगा। समझाया था ना पहले क्वेश्चन में एलसीएम वाला फंडा। तो एलसीएम क्या करेंगे जी, इस एलसीएम सबका लेंगे अपन, सारी चीजों का। तो 3 का, 4 का, 5 का और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 से डिवाइड हो रहा 60। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 60। 60 में 3 का भाग 20, 60 में 4 का भाग 15, 60 में 5 का भाग 12, 60 में 6 का भाग 10। ठीक, तो जो आदमी है वो 1 कदम में 20 जाता है, टाइगर 1 कदम में 15 जाता है, लोइन 12 और डॉग 10। तो यहां लिख लो, ये 20, ये तो हो गया टोटल 20, और ये कितना हुआ 15, और ये कितना हो गया 12, और ये कितना हो गया 10। क्लियर। अब ये एक जंप में 20 तो 2 जंप में 40, एक जंप में 15 तो 3 में कितना 45, एक जंप में 12 तो 4 में कितना 48, एक जंप में 10 तो 5 में कितना 50। और यही सवाल का क्या होगा आंसर। मतलब कुछ भी नहीं था, ये वाली चीज तो क्वेश्चन में दी हुई थी, ये वाली चीज आपने निकाली, ये वाली चीज निकाली। इस चीज के लिए आपने क्या किया कि इन सबका लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम तो लेना आता होगा ना, नहीं आता तो अगली एक वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे तब आ जाएगा। ठीक है, पर मुझे उम्मीद है कि एलसीएम आप सबको आता होगा। तो चलो, ये क्लास क्वेश्चन नंबर 33 था। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको मिटाते हैं, कॉपी पेन लेके भी नोट करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, बैंक, रेलवे, कहीं भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी दिखाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। 2 सवाल एक साथ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 4, इधर क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखना, बहुत आसान सवाल है, दोनों आसान, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं अपन। ये क्या दिया हुआ है जी, a² = b² 4 अनुपात में, ये दिया हुआ है। अरे बोलो, ये दिया हुआ है। तो अब यहां से मैं क्या कह सकता हूं, इस चीज से क्या कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं बोलूं कि a और b बताओ, है ना, 4 किसका अंडर रूट 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है, सॉरी ये किसका स्क्वायर है 2 का, और ये किसका स्क्वायर है 3 का। तो यहां से तो a अनुपात b तो आ गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था ना, तो किसका स्क्वायर यहाँ पे, अगर या फिर अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट लगाओगे तो अंडर रूट ये 2 और ये 3। अगर इसकी बात करूं तो BQ रेशियो CQ 27:64, इस चीज की बात करो। तो आप मुझे बताओ, अगर यहां से मैं बोलूं कि b अनुपात c कितना होगा, तो 27 किसका क्यूब रूट है, किसका घनमूल है, 3 का है, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा ना, 3 का। और 64 किसका है जी, 4 का है। 2 फैक्टर आपके सामने आ गए, एक ये और एक ये, और यहां से आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c। तो मैंने आपको समझाया था डायरेक्टली कैसे अनुपात निकालना है, 2 अनुपात 3 और 3 अनुपात 4। ये और ये चीज दे रखी है, कैसे निकालना है, यहां नीचे 2 × 6, 3 × 9 और 3 × 4 12। यही सवाल का आंसर है। 3 से काट लो जी, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 4 12। सवाल का आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4।
क्लियर है? उम्मीद है मुझे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ अगर स्क्वायर है तो यहाँ अंडर रूट लगाएंगे तो इसका अंडर रूट 2 होगा, इसका 3 होगा, ये क्यूब है तो इसका घनमूल 3 होगा, इसका 4 होगा। क्लियर है? और एक बार अगर ये अनुपात भी आ गया और बी अनुपात से आ गया तो इसे कैसे निकालते हैं मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं मिटा दूं। कोई दीवाना कहता है, कोई परवाना कहता है। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत आसान सवाल है यार, आज मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या है? What will be added of ratio 2:5 or terms of ratio becomes 5:6। हिंदी में है 2:5 के पदों में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। देखो यहाँ इस सवाल में जोड़ने की बात है, हो सकता है इस सवाल में आपकी घटाने की भी बात हो, ठीक है ना, घटाने की बात हो सकती है ताकि अनुपात इतना बन जाए। तो इसके दो तरीके, पहला तरीका बेसिक, देखो एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अपन सारे क्वेश्चन लेंगे। बेसिक की बात करूं, इसके पदों में, पद मतलब टर्म्स में 2:5 का मतलब है 2/5। मतलब वो कह रहा है कि इसमें क्या ऐड करूं और इसमें क्या ऐड करूं ताकि ये और ये कितना बन जाए, 5/6 बन जाए, है ना। मतलब इसमें और इसमें क्या ऐड करें कि ये बन जाए। तो आप कुछ भी मान लो, बेसिक से करोगे तो इसमें मान लेता हूँ x ऐड करूंगा तो यहाँ भी x, दोनों में अलग अलग ऐड करने से रहा, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, इसमें क्या ऐड करो इसमें क्या ऐड करो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो ऑप्शन से रख दो सीधा इसी के अंदर, या ऑप्शन से नहीं रखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको 6 से, इसको 5 से, इसको 6 से करोगे तो 6 दूनी 12, 6 को x से करोगे 6x, 5 को 5 से करोगे 25, और 5 को x से करोगे तो 5x। ये लाइन आपके सामने दिखाई देगी और इसमें फिर वही आपके x आ गया और 20 ये नंबर्स आ गए, है ना। और x को देख के डरना नहीं है, मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि x को देख के कभी नहीं डरना चाहिए, x को देख के अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि x से हमारी समस्या दूर होगी। ठीक है, तो देखो x वालों को एक तरफ कर लो, ये 6x है और ये 5x है, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1। 25 और 12 का डिफरेंस कितना है जी, यहाँ से 3, यहाँ से 30। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए, 30। अगर घटाने की बात होती थी यहाँ माइनस कर लेते। एक तो तरीका हुआ ये, दूसरा तरीका क्या होगा, इसको मिटाना। दूसरा तरीका क्या होगा, जिसको आप ट्रिक बोलेंगे या कॉन्सेप्ट बोलेंगे, जो मर्जी बोल दो, ट्रिक बोल दो या कॉन्सेप्ट बोल दो, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट ही बोल सकते हो, ट्रिक तो क्या बोलोगे, कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान दो, कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करें, 2.5 यहां से शुरू करता हूं, 2.5 इस पद में और इस पद में दोनों में क्या जोड़ा जाए कि ये वाला जो रेशियो है वो कितना बन जाए, 5:6। 5:6 ये बोल रहे हैं। तो देखो क्या करना है, आप ये देखो कि इसका और इसका डिफरेंस कितना है, बोल सर 3 है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है, सर 1 है। यहाँ तो डिफरेंस 3 है, यहाँ 1 है, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है। अब इसके और इसके बीच का देखो, 5 और 2 के गैप का कितना गैप है, 3, और यहाँ कितना गैप है, 1। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो अलग अलग है, सेम बनाए। सेम कैसे बनाते हैं, हमेशा याद रखना, अगर इस प्रकार के रेशियो को अगर आपको सेम बनाना पड़े ना, तो सेम कैसे बनाते हैं वो मैं समझा रहा हूँ कि इसका डिफरेंस कितना हुआ, 1, इस 1 को तो यहाँ गुणा कर दो। दूसरा, इसका डिफरेंस कितना हुआ, 3 हुआ, इस 3 को यहाँ गुणा कर दो, सेम बन जाएगा। मतलब ये सेम नहीं था, तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया दोस्तों कि इनका अंतर 1 था, 1 ऊपर, इनका अंतर 3 था, 3 नीचे। समझ में आ रही चीज। 1 को 2 से गुणा करोगे ये वही 2, और 1 को 5 से करोगे तो वही 5। यहाँ पे 3 5 से यहाँ 15 और 3 से 18। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करी, इस पे काम नहीं करना, अब इस पे काम करना है। वो क्या कह रहा था, इस और इस पद में क्या जोड़ा जाए कि ये नीचे वाला बन जाए। तो बताओ इसमें क्या जोड़ो, 2 में क्या जोड़ो कि 15 बन जाए, तो आप कहोगे 13 जोड़े, और 5 में कितना जोड़ेंगे, 18 बन जाए, 13 जोड़े, और सवाल का आंसर भी कितना था, 13। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा और समझ में भी आता होगा। तो ये तो हुआ सवाल नंबर 5 आज की क्लास का। अब मैं बढ़ता हूँ आज की क्लास के सवाल नंबर 6 की तरफ। दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दोनों सवाल। ये भी बहुत आसान सवाल है और बहुत बार रेलवे में पूछे गए, कई बार ये क्वेश्चन ये वाला बैंक में भी पूछा गया है, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, पहला वाला सवाल,
इस सवाल में दे रखा है a अनुपात b, मतलब कि a बटा b, ठीक है, b अनुपात c, मतलब कि b बटा c। यहां तक बात समझ में आ गई। मतलब ये कि a की जगह मैं b रख सकता हूं और b की जगह c रख सकता हूं, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। अब इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपके पास 4 है, एक पहला ऑप्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये और ये ऑप्शन तो देखते ही हटा दो क्योंकि यहाँ नंबर्स हैं और यहाँ कहीं भी नंबर नहीं है, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन, दोनों में से कौन सा सही होगा। निकालने किसकी वैल्यू है, एम ए प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एन डी, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो इस ए की जगह मैं क्या रख सकता हूं, बी, और इस बी की जगह क्या रख सकता हूं, यहां डी है, सॉरी क्वेश्चन में सेजमेंट है, मैं देख लेता हूं। हाँ, सी अनुपात ए रेशो बी, सी रेशो डी, सॉरी यार ये सी है ना, यहाँ सी है और यहाँ डी है, ठीक है ना, मिस्टेक होगी दोबारा, ठीक है ना, वो चेक कर लेना। ये क्वेश्चन है ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, मतलब कि ए बटा बी और सी बटा डी, समझ में आ गया। मतलब ए की जगह सी रख सकता हूँ, बी की जगह डी रख सकता हूँ, ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसकी निकालनी है, एम ए प्लस एन सी डिवाइडेड बाई एम बी प्लस एन डी, ठीक है। इस ए की जगह सी रख सकता हूं, ए की जगह सी, और बी की जगह डी रख सकता हूं, बी की जगह डी, बस सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं। देखो इस एम ए की जगह क्या रख सकता हूं, सी, यहां आया एन सी, एम इस बी की जगह क्या रख सकता हूं, डी, यहां आया एन डी, समझ में आ गई चीज। अब देखो आप इस पोर्शन में से क्या कॉमन आएगा, यहां भी सी, यहां भी सी, तो सी कॉमन, सी कॉमन आएगा, यहां क्या बचा एम, ये सी बाहर आ गया, क्या बचा एन, नीचे इस और इस पोर्शन में डी यहां है, डी यहां है, तो डी कॉमन, एम बचा और प्लस एन बचा, एम प्लस एन, और यहां से ये दोनों चीज सेम है तो कट जाएंगी, तो सवाल का आंसर आ जाएगा सी अनुपात डी, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है चीज, ठीक। इस सवाल की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द रेशियो दिस इज सेम एज, किसके बराबर होगा, सामने अपने ऑप्शन देखिए, तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन, देखो बहुत आसान है, 2 की पावर 1.5 और रेशियो आया मतलब बटा, और 2 की पावर 0.5, यही 2, 1.5 का क्या मतलब है, 1.5 का मतलब है जी पॉइंट की जगह तो 1 और एक अंक है तो 1 0, ये हटा देंगे, 5 या 15, 5 2 10, मतलब 3/2। यहां बात करेंगे 2, और 0.5 का मतलब सब लोग जानते हैं कि हाफ होता है, यहां समझ में आ गया। ये भी पता होगा कि ये चीज अंश है जिसे न्यूमिनेटर बोलते हैं, और ये चीज हर है जिसे आप डिनोमिनेटर बोलते हैं। और 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू अगर उठ के ऊपर जाएगी, ये वाली पूरी वैल्यू ऊपर उठ के जाएगी, तो ये जो चीज है ना, अगर ये प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की, और ये अगर माइनस की तो ऊपर जाके प्लस की, ये नियम होता है। तो ऊपर क्या था, 2 की पावर 3/2 है ना, अगर ये पूरी पोर्शन ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर -1/2, पहले +1/2 था, -1/2। अब देखो यहां गुना, ये आधार, ये पावर, ये आधार, ये पावर, आधार समान है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 की पावर ऐड तो होगा नहीं क्योंकि बीच में माइनस है, -1/2, ठीक है, 2 की पावर, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहां से 3 में से गया 2 और नीचे 2 कटेगा तो 1 बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, 2 बचा, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लो 1, मतलब सवाल का आंसर आएगा वो कितना आएगा जी, 2:1। समझ में आई चीज, दोनों बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 और ये था क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बहुत आसान आसान, अगर समझ नहीं आ रहा, अगर कहीं डाउट आ जाता है, कहीं आपको जल्दीबाजी में, अगर मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, स्पीड है ज्यादा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करके वीडियो को देखा करो, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को। तो ये 7 हो गया। अब दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 सवाल, ये देखिए सवाल नंबर 8, इधर सवाल नंबर 8 और इधर सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 8, दो संख्याओं का योग, पहले तो दो संख्या मान लो, x + y, उनके अंतर का, अंतर मतलब x - y,
भाई ये तो दो संख्या का योग हो गया और ये दो संख्या का अंतर हो गया। वो कह रहा है ये वाली जो चीज है ना, दो संख्याओं का जो ये योग है, ये इसका 3 गुना है, ये पहले से ही 3 गुना होके बैठा है। तो बराबर अगर मुझे करना तो इधर 3 से गुना करूंगा, ये ऑलरेडी 3 गुना है, इसको 3 से गुना करूंगा। संख्याओं का अनुपात बताओ, बस बहुत आसान सवाल था। x प्लस वाई, ये सवाल मुझे करवाने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ये करवा रहा हूँ। अंदर गुना करो, 3 को x से 3x, 3 को y से 3y, यहां से समझ आ गई चीज, ठीक है। अब इसमें फिर वही चीज है, अभी x और y दो चीजें, x वालों के एक तरफ, y वालों के एक तरफ। यहां से देखो 3x, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, y यहां पहले से बैठा है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, 3y। अब प्यारे दोस्तों 3y में y जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4y। और 3x में से अगर x घटेगा तो कितना x बचेगा, 2x, क्योंकि यहाँ तो 1 माना जाता है ना, 3 में से 1 जाएगा 2 और x है तो x। क्लियर। अब यहाँ से कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपको दो संख्याओं का अनुपात बताना था। पहली संख्या x मानी थी, दूसरी संख्या y मानी थी, x बटा y निकालना था। x बटा y के लिए x की वैल्यू मैंने हमेशा बताता हूँ, ध्यान रखो, इधर मिलती है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू इधर मिलती है, y की वैल्यू 2। सही है जी। अब कैंसिल आउट कर लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो उनका अनुपात आएगा 2:1। बहुत आसान सवाल है, क्लियरली समझ में आया, ठीक है। अब देखते हैं, इस सवाल को आप नोट कर लो, फिर देखते हैं उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। देखो जी क्वेश्चन नंबर 9, इसको मिटा दें, क्लियर। चलो इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 8 ये था। अब ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप ध्यान से समझ रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है, इसी की बेहद बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। 5600 रुपए को, टोटल राशि कितनी है, 5600, एबीसी में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि सच दैट, ताकि मतलब सच दैट दिया, क्या दिया हुआ है, बहुत आसान सवाल है, a/b आपके सामने दिया 2:1, फिर दिया हुआ है b/c 3:1, फिर दिया हुआ है c/d 2:3, ये चीज दी हुई है। सबसे मैंने हमेशा आपको बता, और निकालना है आपको a + b, ये निकालना, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको, ये निकालना है आपको। मैंने हमेशा समझाया कि कभी भी ये चीज, चाहे ये चीज यहां तक दिखाई दे जाए ना, यहां तक भी, यहां तक दिखाई देने का मतलब है कि सवाल को बाद में सोल्व करना, सबसे पहले आप निकालो a/b/c, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे 4 चीजें हैं, d तक है, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना है a/b/c/d, ये कैंडिडेट आपको निकालना है। कैसे निकलेंगे, समझाया, तरीका समझ में आया, भूल तो नहीं गए। क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या लेना है, ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला छोड़ना है, समझ में आई चीज, ऊपर वाला। अच्छा a के लिए क्या करते हैं अपन, इसको गुणा, 2 3 6 6 2 12, लेक्चर में बताया था मैंने जी, ये 12, ये तो a की वैल्यू पहले कैंडिडेट की वैल्यू होती है, इनको गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 3, तो आएगा 3, ये किसकी, लास्ट कैंडिडेट की, मतलब b की वैल्यू, ये होगी आपकी d की वैल्यू। अब बचा b और c, तो मैं हमेशा समझाता हूँ b यहां से निकलेगा हमेशा इस पार्ट से, और c यहां से निकलेगा, ठीक, और d यहां से निकलेगा। b अगर निकालना है तो ध्यान से समझो, मेथड ये था नीचे वाले छोड़ने, ऊपर वाले डिजिट लेने, तो नीचे वाले छोड़ दो, ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर वाले तो लेने, साइड में क्रॉस हो गया है, ऊपर वाले के साथ क्रॉस हो गए, क्रॉस लोगे तो 1 को 3 से 3 और 3 दूनी 6, यही सेम प्रोसेस इस सी के साथ में, नीचे वाले छोड़ दो, ऊपर वाले, 1 गुणा 1 1 और 1 दूनी 2, समझ में आ गई चीज। चलो अब ये कैंसिल हो रहा है तो देख लो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 3 से 3 से 3 से परी 3 से नहीं हो रहा, 2 से 2 से 2 से परी 2 से नहीं हो रहा, ठीक है। चारों चीजों की वैल्यू आ गई जी, तो यहाँ चारों चीजों की वैल्यू कितना हुआ, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 3 23, टोटल आ गया 23। लेकिन इस 23 की वैल्यू कितनी है, 5600, ठीक। अगर 23 की वैल्यू 5600 तो फिर 1 की वैल्यू कितनी हुई, 56 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 200, 1 की वैल्यू आ गई 200। 1 के बाद तो हमेशा आंसर निकालते हैं, मैं हमेशा इस चीज को दोहराता हूं आपको। अगर अब आपको मान लीजिए सवाल में a पूछता, तो आप इस 200 को किससे गुणा करते, 12 से, आ जाता। और मान लीजिए b पूछता तो इस 200 किससे गुणा करता, 6 से। अगर c पूछता तो 2 से और d पूछता 3 से। पर ना a पूछा ना b पूछा, आपसे पूछा a + b, मतलब a तो है 12 और b है 6, तो 12 और 6 18, मतलब इसको 18 से गुणा कर दो, 3600 आंसर हो जाएगा। क्लियर,
बहुत आसान है। कहने का मतलब ये, जब भी इस सवाल में इस तरह की टर्म्स दिखाई दे, अगर यहाँ तक दिखाई दे रहा है तो हमेशा मान लीजिए यही क्वेश्चन होता और यहाँ तक दिखाई देता, तो इसके बिहेवियर पे सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, ए बी और सी, और डी तक है तो हमने निकाला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्लियर है? तो आज के सेशन की क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इस पर ध्यान रखना चाहिए। कभी सोने की बात कर देता है, कभी डायमंड की बात कर देता है, कभी किसी चीज की बात कर देता है। ये सवाल पहले 10 क्वेश्चन नंबर 10 में सोल्व करके बताता हूँ, फिर 11 पे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात है, सभी पुरुष और महिलाओं में बाटी की सैलरी का रेशियो, मेल और इधर क्या लिख लेता हूं जी, फीमेल। क्लियर? रेशियो कितना दे रखा है, 6:5। सभी मेल और महिलाओं में बाटी गई सैलरी का रेशियो कितना, 6:5। सभी में मतलब ये कोई एक पुरुष को सैलरी नहीं देगी, उस फैक्ट्री में कितने भी 12-13,000 15,000 सबको जो मेल कैंडिडेट जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं पर्टिकुलर, उन सबको मिलाकर 6 रुपए है। और जिस फैक्ट्री में सारी फीमेल, टोटल फीमेल है, उनको 5 रुपए दिया जा रहा है। आगे क्या कर रहा है, एक पुरुष और एक महिला का वेतन का अनुपात 2:3 है। ये एक पुरुष और एक महिला का है, मतलब और क्या बता रहा है, पुरुष और महिलाओं की संख्या बताएंगे, संख्या का अनुपात बताना है। देखो जितने भी मेल है, हमें नहीं पता कितने मेल है, पर जितने भी मेल है उनको सबको मिलाकर 6 रुपए दिया जाता है और एक आदमी को 2 रुपए दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है आदमी की संख्या 3 होगी, क्योंकि एक आदमी को आप 2 दोगे तभी तो 3 आदमी को टोटल कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। एक आदमी को 2 रुपए दोगे तो 3 आदमी को 6 रुपए मिल गया ना। अच्छा 3 कैसे आया, 3 इसलिए आया कि 6 में 2 का भाग दिया, 3 आ गया। जब से इधर में 6 का 2 का भाग दे रहा हूँ, इधर में 5 में 3 का भाग दूंगा, 5 में 3 का भाग। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं हमें से 1। अब ये आंसर तो होगा नहीं क्योंकि अनुपात ये फ्रैक्शन अनुपात में है, तो फिर क्या आंसर होगा, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3 से कितना 9, 1 को 5 से कितना 5, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा जी, 9:5। ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 9:5। कोई डाउट? क्लियर है चीज? चलिए अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ध्यान दीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, समझ गया ना मेरी बात भाई? जितने भी वर्कर हैं, ये जो है ना 6 क्या कह रहा है, सभी पुरुष और महिलाओं में, मतलब उस फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, उन मेल कैंडिडेटों को 6 रुपए मिलते हैं, लेकिन एक आदमी को 2 रुपए मिलते हैं। तो आप कहोगे एक को अगर 2 रुपए मिल रहे हैं तो 3 आदमी होने चाहिए, तभी तो 2 2 और 2 6 मिल जाएंगे। फिर 3 आया कैसे, 6 में 2 का भाग लगाने पे, इसी प्रकार से 5 में 3 का भाग लगाओगे आ जाएगा। अब ये अनुपात में रेशियो का है ना, अनुपात में था ना ये, इस तरीके से 3:5:3, ये फ्रैक्शन में रेशियो था, भिन्न में था। भिन्न में कभी आंसर नहीं होता रेशियो, मैंने हमेशा पहले बताया मैंने आपको कि रेशियो का जो आंसर होगा, रेशियो हमेशा यहाँ सिंपल फॉर्म है, और सिंपल के लिए क्या करते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 और 5 1 5, 9:5। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन। क्वेश्चन की पहले डिटेल समझाता हूं मैं, पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लो अच्छे से। सोने की कीमत इसके वजन की वर्ग के समानुपाती है, मतलब जो सोना है ना, गोल्ड है, उसकी जो प्राइस है वो प्रोपोर्शनल है इसके वेट के वर्ग के, वेट का स्क्वायर। ये कंडीशन आपको गिवन है। सोने की कीमत उसके वजन के, वजन मतलब वेट, वजन के वर्ग, वेट के वर्ग के समानुपाती है। बात समझ में आ गई? मतलब कहने का ये हुआ कि किसी का वजन मान लीजिए 2 है, तो अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे ना, तो फिर आप उस क्या बोलोगे, कीमत बोलोगे कि 4 कीमत है ना। अगर मान लीजिए किसी का वेट जो है वो 4 है, तो आप अगर इस 4 का स्क्वायर करोगे ना तो 16 आएगा, और 16 को आप कीमत मानोगे, 16 कीमत है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, एक लड़की ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया। अब लड़की क्या थी, बहुत गुस्से थी, है ना, अपने बीएफ से, अपने वालों से या दूसरे वाले से या कैसे भी करके उसका झगड़ा हो गया। झगड़ा में उसको गुस्सा आ गया भाई, उसने सीधा दीवार पे लेके मारा और उस सोने के, इतने महंगा भाव का सोने के कितने टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े, क्योंकि वो तो लेके नहीं आई, दूसरा आदमी लेके आया था, है ना, तो उसने कर दिया आराम से। तो अब वो 3 टुकड़े उसने सोने के किए, मतलब पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और ये आपका तीसरा।
कमाल की बात होगी भाई, इतना महंगे भाव का तोड़ दिया, 3:2:1, ठीक है, 3 पार्ट में तोड़ दिया उन्होंने, ठीक है, 3 पार्ट में तोड़ दिया, मतलब क्या हुआ, देखो मैं और थोड़ा समझाता हूँ कि ये सोना है पूरा, ठीक, पहले पता पूरा कितना था, अब ये देखो, ये जो है ये 3 हिस्से में टूटा, इसके 3 हिस्से बने, पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, 3 हिस्से आपके इसके बन गए, ठीक है भाई, 3 हिस्से इसके बन गए, तो पहला हिस्से का वजन है 3, दूसरे हिस्से का वजन है 2 और तीसरे का है 1, तो टोटल वजन कितना था, अगर इनको जोड़ूंगा 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल वजन हुआ 6 केजी। ये 6 केजी किसका हुआ, इस पूरे गोल्ड का, क्योंकि मैं आपको ये कहूँ, सीधी सी बात है कि आपके सामने मान लीजिए एक तो ये है, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा मान लीजिए इधर हो गया, ठीक है, अगर इन तीनों टुकड़ों को मैं मिलाऊंगा तभी तो पूरा सोना मिलेगा, तीनों टुकड़ों को मिलाने का मतलब है मैं ऐड कर रहा हूं, मतलब पूरा सोना कितने का था, 6। ये जो है ये वेट है, क्या है, वेट, और उसने क्या कहा कि वेट का अगर स्क्वायर करोगे तो कीमत मिलेगी, हमें तो प्राइस चाहिए, तो अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूं, क्योंकि वेट का स्क्वायर करेंगे तो कीमत मिलेगी, तो 6 का स्क्वायर 36, तो आप कहोगे स्टार्टिंग में सोना कितने का था, 36 रुपए का, मान लो, ठीक है, वैसे 36 रुपए का होता नहीं है, पर क्वेश्चन ने मान लिया, तो मान लिया, उसने मान लिया कि वो चीज ऐसे है तो माननी पड़ेगी, क्योंकि तो मैथ है, चलता रहता है ना। अब देखो प्राइस की बात करें, मैं पहले टुकड़े की प्राइस की बात करूं तो पहले का वेट 3, तो 3 का स्क्वायर करो जी 9, प्राइस 9 मिल गई, दूसरे टुकड़े का 2, 2 का स्क्वायर करो जी कितना, 4, 1 का स्क्वायर करो कितना, 1, ठीक, तो अब प्राइस कितनी है, 9 और 1 10 और 4 14, अब प्राइस है 14 रुपए। अब यहाँ समझो, इसके बाद सवाल सोल्व हो चुका, मान लो भाई एक लड़की है जिसको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्से वाली है, और लड़की गुस्से वाली होती है, ठीक है, वैसे लड़के भी बहुत गुस्से वाले होते हैं, लड़कियां बेचारी बहुत मुसीबत में होती तभी ये काम करती, कभी नहीं करती ऐसे काम, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखो आप इन चीजों को, एक लड़की ने सोने को फेंक दिया, वो सोने के कितने टुकड़े बना दिए, 3 टुकड़े बना दिए, 3 टुकड़े बना दिए, तीनों टुकड़ों का वेट, पहले टुकड़े का वजन है 3, दूसरे टुकड़े का वजन है 2, तीसरे टुकड़े का वजन है 1, तो अगर मैं तीनों टुकड़ों को मिलाऊंगा तो पूरा सोना बन जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6, ये 6 किलो वजन है, और उसने कहा अगर वजन का स्क्वायर करेगा तो प्राइस मिलेगी, वजन का स्क्वायर करते 36 रुपए प्राइस मिलेगी, 36 रुपए प्राइस कौन सी है, प्रारंभिक, सोने की प्रारंभिक कीमत बताओ, मतलब इनिशियल प्राइस बताना, इनिशियल, प्रारंभिक मतलब इनिशियल। अब मान लो ये तो हुआ टूटने से पहले, टूटने के बाद तो तीनों टुकड़ों का अलग अलग होगा, तो 3 का स्क्वायर लो, टूटने के बाद 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये वजन है, वजन का स्क्वायर करोगे तभी तो टूटने के बाद दूसरे टुकड़े का कीमत पता चलेगी, 4 और 1 का स्क्वायर है, तो ये टूटने के पश्चात वही सोना जो पहले 36 रुपए का था प्रारंभ में, अब 14 रुपए का है, तो लॉस कितने रुपए का हो रहा है, आपकी जेब में पहले 36 रुपए, अब 14 रुपए आ गए, तो लॉस कितने का, 22 का, है ना, लेकिन 22 का लॉस है, हमारी भाषा में लॉस 22 का है, लेकिन सवाल की भाषा में लॉस कितने का है, कितने का नुकसान हुआ, है ना, इतने का नुकसान हुआ, 4620, इतने का नुकसान, तो लॉस के बराबर ही होगा, है ना, तो 22 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू कितनी है, काट देंगे यहाँ से, 22 दूनी 44, तो बचेगा 22 1 22, 210, क्लियर है ना, 1 की वैल्यू। अब मैं फिर वही बता रहा हूँ, 1 की वैल्यू जैसे आएगी उसके बाद में, तो क्योंकि ये पूरी क्वेश्चन की हैसियत होती है, अब जो मर्जी निकाल लो, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कितनी है, 36 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। मान लो ये पूछ लेता है इसी सवाल में, टूटने के पश्चात सोने की कीमत कितनी है, तो ये तो 36 से गुणा करोगे तो कौन सा आएगा, इनिशियल आएगा, प्रारंभिक। अगर टूटने के पश्चात पूछता है तो किससे मल्टीप्लाई करना, 14 से। समझ में आ गई चीज, क्लियर है ना चीज, तो बहुत अच्छे से मैंने इस सवाल को समझाया। कई बार क्या करता है, सोने की जगह वो डायमंड भी यूज कर लेता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोने की जगह वो डायमंड भी यूज कर लेता है, ठीक। चलो अब इसके बाद में आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ये जो सवाल है ये बहुत पुराना सवाल है, और एग्जाम में, एसएससी में, प्री के एग्जाम में 8 से 9 बार पूछा गया है, बैंक एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा रिपीटेड और बहुत ओल्ड टाइप क्वेश्चन, और जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आया इसकी जो डाटा है ये सेम एज इट इज आते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है
कि आप इस सवाल को अच्छे से नोट करें और अच्छे से समझें, ठीक है ना। अब देखो इसकी पहले तो मैं आपकी भाषा लैंग्वेज समझाता हूँ, इसकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है। पृथ्वी पर भूमि व पानी, भूमि को इंग्लिश में कहते हैं लैंड और पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। ध्यान से समझना है ना, पृथ्वी पर, और पृथ्वी मतलब अर्थ, पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात इतना है, ठीक। ये मान लीजिए आपकी पूरी अर्थ है, अर्थ जो ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, अर्थ, ठीक है। और इस अर्थ पर भूमि और पानी मतलब लैंड और वाटर, इसका रेशियो है 1:2। यही था, आगे पढ़ो। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध पर यह है अनुपात, ये आपका उत्तरी गोलार्ध बना लेते हैं, क्या है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इस पर लैंड और वाटर का रेशियो, लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी मतलब साउथर्न, साउथर्न हेमिस्फीयर, तो आपको जो बताना है वो किस पे बताना है, साउथर्न हेमिस्फीयर पे बताना है कि कितना लैंड होगा और कितना वाटर होगा। इतनी बात समझ में आ, कितना लैंड और कितना वाटर, अब समझो। अब इस सवाल को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। देखो कहने का मतलब ये है कि ये लैंड है, ये भूमि है, और ये आपका पानी है, ये भूमि ये पानी, और ये भूमि और पानी है अर्थ पर मतलब पृथ्वी पर, और ये भूमि और पानी है किसपे, उत्तरी पे, और ये भूमि और पानी किसपे, दक्षिणी पे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे डील कर रहा हूं, वो आप समझना। ये मान लीजिए पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ, तो आप हमेशा आपको इस चीज का पता है, अर्थ 2 भाग में डिवाइड है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ठीक, हाफ हाफ। मान लीजिए कंप्लीट घेरा, मान लीजिए पूरी तो क्या है, ये पूरी अर्थ है भाई, पूरी तो अर्थ है ना, पूरी अर्थ है, आधा ये है और आधा ये, मतलब अगर ये पूरा 30 होगा तो ये 15 होगा, ये 15 होगा। तो इसमें आपको अर्थ को ना लेट करना पड़ेगा, अर्थ को मानना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से मान सकते हो, लेकिन मानने में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, इस तरीके से मान लो, मान लीजिए मैंने पूरी अर्थ को 30 मान लिया, ठीक, इस अर्थ को मैंने क्या मान लिया, 30 मान लिया, तो 15 ये होगा और 15 ये होगा, मतलब इस पूरे को फिर मैं क्या कह सकता हूँ, 15, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, 15 होगा। ये तो सही है, क्यों, क्योंकि आप एक चीज देखो, क्योंकि ये पूरा पृथ्वी कब बनेगी, भूमि और जल दोनों को मिलाओगे तभी तो बनेगी, तो 2 रे कितना बनाएगा, 3, तो 3 इससे डिवाइड होता है। दूसरा इसमें ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कब बनेगा, जब लैंड और वाटर मिल जाएंगे, तो 2 और 3 कितना बनेगा, 5। अब देखो 5 इससे डिवाइड हो रहा है, मतलब कुछ भी मान लो लेकिन कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। अब ऐसे आप कहोगे सर 30 की जगह 60 मान ले, तो बिल्कुल मान लो 60, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब पॉइंट का मतलब है कि जैसे पृथ्वी टूटी हुई है, पॉइंट नहीं मानना, मान 60 मान लिया तो 30 हो गया, 30 हो गया। अगर यहाँ 60 मानोगे तो 60 से डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो 60 का आधा यहाँ 30 हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कुछ भी मान लो, ठीक है। यहाँ से समझा, क्लियर करता हूँ पॉइंट को। देखो जी, अब ये बताओ अर्थ कब बनेगी, अर्थ तब बनेगी जब भूमि और पानी दोनों को हम मिला देंगे, और मिलाओगे तो टोटल कितना, 30, लेकिन यहाँ टोटल कितना है, तो यहाँ टोटल 3 और यहाँ टोटल कितना है, 30, मतलब 3 का मान 30 है, 3 का मान किसके बराबर है, 30 के, और 3 का मान अगर 30 के बराबर, तो फिर 1 का मान किसके बराबर होगा, 10 के, और 1 का मान 10 है, मतलब इस 1 का मान तो पता चल गया, इस 1 का मान कितना है जी, 10 है। अगर 1 का मान 10 है तो फिर 2 का मान कितना है, 20 है। यहाँ तक क्लियर, ये फंडा क्लियर हो। अब इस पे आओ, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कब बनेगा, जब लैंड और वाटर मिलेंगे, मतलब 5, यहाँ टोटल 5, यहाँ टोटल 15, मतलब कहोगे 5 की वैल्यू 15 है, मतलब 5 की वैल्यू अगर 15 है तो फिर 1 की वैल्यू, ये मेंटली कैलकुलेशन में लिख के बताओ, आपको लिखना नहीं, सीधा सीधा करना। 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, और 1 की वैल्यू 3 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दो 3 से, 6, और 3 से करोगे 9। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मुझे बताओ, मैंने आपको समझाया था कि ये पूरी अर्थ है, ये पूरी अर्थ 2 पार्ट में बटी हुई है, एक साउथर्न हेमिस्फीयर और एक आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर।
आपको निकालना कौन सा है, साउथ वाला, दक्षिण वाला। तो ये तो तभी निकलेगा जब पूरी अर्थ में से आप क्या हटा दो, नॉर्थ हटा दो। भाई इस पूरे खाने में से अगर मैं ये हटा दूं तो ये बचेगा, है ना। इसका मतलब अर्थ में से क्या घटाना है, ये था अर्थ, तो इस अर्थ में से ये घटा दो। यहाँ अर्थ कितना 10, यहाँ कितना 6, 10 में से 6 घटाओ, ये कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पानी कितना, क्योंकि देखो ये भूमि है और ये भी भूमि है, ये लैंड है, लैंड में से तो लैंड ही घटेगी। और वाटर कितना है 20, 20 में से कितना घटाओ 9, तो कितना आ जाएगा 11। सवाल का आंसर आएगा 4:11। और वैसे इसका आंसर आपको ध्यान भी रखना है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अब दोबारा इस सवाल को एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझना एक बार, ठीक है। देखो पूरी अर्थ को क्या मानना है, इस तरीके से मानना है कि जिसका टोटल और इसका टोटल पूरी तरीके से कटना चाहिए, कंप्लीटली रूप से कटना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो चाहे 30 मानोगे तो 15-15 हो जाएगा। कंप्लीट अर्थ को 30 माना तो ये 15 हो गया। चलो यहाँ अर्थ कब बनेगी, भूमि और पानी मिलकर, तो भूमि और पानी मिलकर कितना बना 3, 3 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 30 तो 1 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू 20। यहाँ क्लियर हो गया। अब इसकी बात करते हैं, कंप्लीट 30 था तो वो 15-15 हो गया था, ये 15, तो ये कब बनेगा, तो इन दोनों को जोड़ो 5, तो 5 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 3, 1 की वैल्यू 3 तो 2 की वैल्यू 6 और 3 की वैल्यू 9। समझ लो ना, मतलब 5 की वैल्यू कितनी थी, 15 थी ना 5 की वैल्यू, तो 5 से 15 कब बनेगा, 3 से गुणा करने, इधर 3 से कर दिया, इधर भी 3 से कर दो, इधर भी 3 से कर दो, 3 दूनी 6, 3 3। अब हमें क्या निकालना था, नॉर्थ साउथर्न हेमिस्फीयर, और मैंने आपको समझाया था कि ये पूरी अर्थ है, अर्थ दो भाग में बटी हुई है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर, ये पूरी अर्थ है। हमें निकालना है ये वाला पार्ट, कब 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 निकलेगा ये वाला पार्ट, आप मुझे बताइए। जब पूरी अर्थ में से आप ये हटा दो, तभी क्या हटेगा, तो पूरी अर्थ ये, इसमें से आप ये घटाओगे तब वो बचेगा। घटाने का प्रोसेस, भूमि में से भूमि घटेगा, पानी में से पानी घटेगा। भूमि कितनी है 10, 10 में से 6 घटा दो 4, पानी कितना है 20, 20 में से 9 घटा दो 11। इस सवाल का आंसर 11 आया। दोस्तों कैसा लगा आपको पढ़ के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। और